हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और यूपीपीएससी 2021 24 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है। आयोग ने आंसर की भी जारी कर दिया। तो जिन भी कैंडिडेट्स के 105 जो भी जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट हैं 105 प्लस माइनस 5 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें अपने मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और जिन लोगों के नहीं भी आ रहे हैं उन्हें भी मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें मेंस देना ही देना है। और नेक्स्ट वीक में काफ़ी समय है, तो आप लोग भी मेंस में जुट जाइए। इसी संदर्भ में हम आपके लिए लेके आए हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो रोज़ हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो GS1 से रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीपीएससी मेंस में। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 125 वर्ड्स में लिखना रहता है, 12 मार्क्स को 200 वर्ड्स में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन करना हमें रोल पंडित नेहरू जी का एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि पंडित नेहरू जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, 17 साल तक जो प्राइम मिनिस्टर है। और ये फ्रीडम फाइटर थे, सोशल डेमोक्रेट थे। जो भी आप इंट्रोड में लिखना चाहें लिख दीजिए। फिर आप सीधे जंप मारिए मेन बॉडी में। तो अगर नेहरू जी का रोल हमें एग्जामिन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1947 का इंडिया क्या था और नेहरू जी के सामने क्या क्या मेजर चैलेंजेस थे एज अ फर्स्ट PM। तो 1947 में हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे और पार्टीशन का दर्द हमने सहा था। जगह जगह रायट हो रहे थे, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी थी हमारे देश में बहुत ज़्यादा। अंग्रेज़ों ने इतना लूटा था कि GDP और ग्रोथ रेट की बात ना ही करें तो बेहतर है। नेशनल इंटीग्रेशन का चैलेंज था हमारे पास। अब हम एग्जामिन करें इनका रोल, तो कैसे इन सब चैलेंजेस को नेहरू जी ने फेस किया और कितने हद तक वो उसमें फतेह हासिल की है। तो हम उनका रोल देखेंगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टर्म्स में, कल्चरल टर्म्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल टर्म में। तो नेहरू उस टाइम जो सोसाइटी थी, है ना, उसमें क्वेश्चन की कमी थी, क्योंकि राइट हुआ था। हमारी सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स थी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सेक्ट के लोग थे, प्लस पार्टीशन का दर्द था। काफ़ी सारे रिफ्यूजी आए थे, उनको रहने की व्यवस्था करनी थी। तो नेहरू जी के सामने ये जो चैलेंज था उन्होंने बखूबी उसको फेस किया और सोसाइटी को इंटीग्रेट रखने में काफ़ी उनका बड़ा योगदान रहा। अगर इकोनॉमिक रोल की बात करें तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन था या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था, जो हमारी मिक्स इकॉनमी थी, ये सब नेहरू जी की ही ब्रेन चाइल्ड का नतीजा था। जो PSU लेड हमारा डेवलपमेंट रहा वो भी नेहरू जी की ही देन थी। अगर हम पॉलिटिकल रोल की बात करें नेहरू जी का, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कह लें इंडिया को, नेहरू जी ने ही बनाया। उन्होंने फ्रंट से लीड किया, क्योंकि जो प्रॉफिट थे डूम एंड ग्लूम के, उन्होंने कहा था इंडिया में डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगी। इंडिया डेमोक्रेटिक रहा, देखिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी चली गई, बांग्लादेश से चली गई, चाइना, श्रीलंका से चली गई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी रही, क्योंकि उसे सींचा किसने? नेहरू जी जैसे डेमोक्रेट लीडर्स ने। प्लस जो रिवॉल्यूशनरी मॉडर्न लॉज आए, है ना, मॉडर्न इंडिया जो है कई सारे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मॉडर्न था, प्लस हिंदू कोड बिल, है ना, जैसे मॉडर्न लॉज आए, जो कुरीतियाँ थी, विमेन का एम्पावरमेंट किया। तो जो DPSP में हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं वो भी नेहरू जी से ही इंस्पायर्ड हैं। और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी सस्टेन की उसके मेजर रीजन पंडित नेहरू ही थे। ये एक चैम्पियन या पैशनेट डेमोक्रेट थे। कल्चरल, अगर हम कल्चरल की बात करें तो हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो लार्ज स्केल राइट था उसको कंट्रोल किया, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन में भूमिका निभाई। फिर बात करते हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, क्या क्या इन्होंने रोल किया। जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये सब नेहरू जी का ही ब्रेन चाइल्ड था। इसके अलावा जो एम्स जैसे संस्थान, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट थे, वो नेहरू जी द्वारा ही लाए गए। जो इसरो का जो प्रीकर्सर था। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन, फिर आप थम्मा में जो रॉकेट लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें नेहरू जी के ही कार्यकाल के दौरान हुई। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो कई सारे पावर प्लांट लगे हमारे यहाँ, हाइड्रो पावर प्लांट लगे, है ना, डैम्स को नेहरू जी कहते थे कि ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट लगे, फिर कई सारे स्टील प्लांट लगे, कई सारे देशों की मदद मिली। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को उन्होंने ख्याति दिलाई। जो नैम मूवमेंट था उसमें उन्होंने थर्ड वर्ल्ड को लीडरशिप दिया। तो इंटरनेशनली भी इन्होंने इंडिया को इस्टेब्लिश किया कि हाँ भाई एक नेशन है, लोग जानने लगे। अगर हम इनकी बात करें फेलियर्स की, क्योंकि बिना प्लस और माइनस के एग्जामिन नहीं होता, तो नेहरू जी का दो जगह जो है
कमियां रही, एक तो उनकी कश्मीर पॉलिसी में और एक उनकी चाइना पॉलिसी में। कश्मीर, क्योंकि नेहरू जी आइडियलिस्ट थे तो कश्मीर का मुद्दा लेकर के चले गए यूएन में, और नेहरू जी रियलिज्म को, नेहरू जी को ये लगा कि यूएन मदद करेगा और ये निष्पक्ष भाव से काम करेगा, लेकिन उनकी मंशा नेहरू जी को नहीं पता थी यूएन की, या जो हमारे पावरफुल कंट्री हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया। इस वजह से हमारा कश्मीर का मुद्दा फंस गया। अगर हम चाइना पॉलिसी की बात करें तो नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, और उधर से माओ ने हमारे सीने में खंजर घोंप दिया, जहाँ हम पंचशील का पैक्ट निभाते रहे और उन लोग ने हमारे यहाँ हम पे आक्रमण कर दिया। देखिए, नेहरू जी की पॉलिसी गलत हो सकती है, लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती, है ना, इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। इन सब लाइन पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि नेहरू जी वॉज ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप आराम से 125 और 200 वर्ड में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आप चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।